गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12वीं से अध्याय आपका 5। ठीक है, अध्याय कौन सा है आपका 5 में आज आप लोग को बताने वाले हैं कि बहुफसली खेती के लाभ क्या होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बहुखेती है ना और अंतर्वर्तीय सहखेती के बारे में आप लोग को जानकारी दे दी गई थी कि किस तरीके से अंतर्वर्तीय फसलें होती है, किस तरीके से बहुवर्षीय या बहुफसलें होती है। आज हम आप लोग को जानकारी देने वाले हैं बहुफसली खेती के लाभ के बारे में कि बहुफसली खेती को लेने से हमें क्या क्या लाभ हो सकती है, किस तरीके से हमें उपज में वृद्धि हो सकती है और बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिसके बारे में हम आप लोग से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बहुफसली फसलें के लाभ में पहला पॉइंट जो है उसको मैं बता देता हूँ कि जब कोई बहुफसली लेते हैं तो इससे अपनाने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम बहुफसलें का मतलब होता है एक साथ एक से अधिक फसलों को लेना, एक साथ एक से अधिक फसलों को लेना। तो जब भी हम एक से अधिक फसलों को एक साथ लेने का कार्य करते हैं तो उसे अपनाने का कार्य करते हैं तो प्रति हेक्टेयर हमें उत्पादन में वृद्धि होती है। प्रति हेक्टेयर हमें उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। साथ ही 300 सघनता वाले बहुफसली से 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर उपज ली जा सकती है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गया है, जब भी हम एक साथ एक से अधिक फसलों को बुआई का काम करते हैं, उगाने का काम करते हैं तो उस तरीके के फसलों में हमें लगातार प्रति हेक्टेयर उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। ठीक है ना। और 300% सघनता वाले बहुफसली 300% सघनता वाले बहुफसली से 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर उपज ली जा सकती है। 8 से 10 टन 300 सघनता मतलब 2 या 2 से अधिक फसलों को जब हम बोलते हैं तो उसकी सघनता आपको प्राप्त होती है 300%। जब वहाँ 300% सघनता वाली बहुफसली को बोया जाता है तो उसमें हमें 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। यानी हम उसे 8 से 10 टन प्रति उपज हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला बहुफसली खेती के लाभ के रूप में। दूसरा है आपका किसान के परिवार के सदस्यों तथा कृषि मजदूरों को काम मिलता है। जब भी आप बहुफसली खेती करते हैं तो यहाँ आपको क्या हो जाता है, जो किसान बहुफसली करते हैं तो उनके परिवार के सदस्यों के लिए तथा जो कृषि मजदूर है, कृषक का कार्य करते हैं उन लोग को उससे क्या मिल जाती है, काम मिल जाती है। यानी उन लोगों को अच्छे तरीके से कुछ समय के लिए काम मिल जाती है, उनके आय के साधन उसको आय के स्रोत उनको मिल जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन में योगदान देकर जो बहुफसली खेती करते हैं उससे हमें फायदा क्या होता है, बढ़ती जनसंख्या आप देख रहे हैं निरंतर लगातार जो है जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की भी क्या होती है, जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ेगी उतनी अधिक जो भोजन है, खाद्य पदार्थ है वो क्या होंगे, खत्म होते जाएंगे, है ना, उनके लिए अत्यधिक आवश्यकता होगी। तो उसके लिए ये बहुफसली जो है बहुत कारगर साबित होती है। यानी बहुत बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन में योगदान देकर राष्ट्रीय खाद्यान्न लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय खाद्यान्न लक्ष्य को क्या किया जा सकता है, लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एक आप देखते हैं कि बहुत सारे राष्ट्रीय खाद्यान्न निगम चलाए जाते हैं और उसमें जनसंख्या के बढ़ती जनसंख्या के कारण बहुत सारे खाद्यान्न लक्ष्य को चलाने से क्या होती है, हम जो खाद्य पदार्थ है उसका इकट्ठा करके रख सकते हैं और वक्त आने पर हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो इस तरीके से बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन में योगदान देकर राष्ट्रीय खाद्यान्न लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि अभी बढ़ती कोरोना की महामारी को देखते हुए सरकार ने हर एक खाद्यान्न विभाग द्वारा हर गांव में हर गरीब परिवार को चावल देने का कार्य कर रही है। देखे हो ना आपने, है ना, हर परिवार को उसकी क्षमता के अनुसार उसको क्या की जा रही है, चावल वितरित की जा रही है, नमक वितरित की जा रही है ना। इस तरीके से जो सरकार जो है इंसानों के लिए, व्यक्तियों के लिए, गरीब किसानों के लिए और गरीब व्यक्तियों के लिए जो एक नियम चलाती है उसके तहत ये हमें बहुत अच्छी ये जो बहुफसली है बहुत अच्छे तरीके से कारगर साबित होती है। यानी बढ़ती जनसंख्या के भोजन में योगदान देकर राष्ट्रीय खाद्यान्न लक्ष्य को भी हम आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा मिलता है।
कृषि यंत्रीकरण जो होती है उसको इससे क्या होती है, बढ़ावा मिलती है और अतः कृषि यंत्रों के प्रयोग के समय श्रम और व्यय की बचत हो जाती है। जब आपके पास कृषि यंत्र उपलब्ध होते हैं, जो किसान, कई ऐसे किसान हैं जो जिसके पास बहुत बड़े क्षेत्र में क्या है, बड़े क्षेत्र में उसके पास एक फार्म है या बड़े क्षेत्र में उसके फसल की बुआई का कार्य करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होता है कि कृषि यंत्र जो होती है उसको बढ़ावा मिलता है और इससे समय और श्रम और व्यय की क्या होती है, बचत होती है। एक समय, एक आपको उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और उसमें ज्यादा खर्च नहीं करनी पड़ती, तो उसके लिए भी वो बहुत अच्छे रूप से कारगर साबित होती है। नेक्स्ट है आपको किसानों के लिए सहखेती के वृहद इस ख्याति का मुख्य कारण, जो जब हम क्या कहते हैं सहखेती का कार्य करते हैं, तो यहाँ किसानों के लिए जो सहखेती है वो वृहद ख्याति का मुख्य कारण विपरीत अनिश्चित मौसम में भी इसका स्थायी बना रहता है। अनिश्चित मौसम में भी ये जो बहुफसली है ये पूरी तरीके से स्थायी रूप से बनी ही रहती है, मतलब निरंतर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें कार्य कर सकते हैं। बहुफसली इस तरीके से होती है, यानी इसमें क्या होती है, बहुफसली फसलों में हम जैसे कि एक साथ अधिक फसलों को बुआई करते हैं, वो आपके हो गए बहुफसली। अब यदि हम निरंतर मौसम के अनुकूल फसल की बुआई करने का कार्य कर रहे हैं, तो उसमें अगर एक से अधिक फसलों को लिया जाता है, जिसमें से यदि मौसम के कारण किसी भी एक पौधे में नुकसान हो जाती है, तो दूसरी फसल से हमें क्या होती है, वृद्धि होती रहती है, दूसरी फसल की उपज हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ भी बहुफसली पौधों को लेने से क्या होती है, लाभ होती रहती है। ठीक है, यह सहखेती में धान, दलहन या धान साथ लिए जाए तो उसका जो नत्रजन होती है, उसमें जो नत्रजन है उनको के प्रयोग में क्या कर सकते हैं, हम बचत कर सकते हैं। ठीक है, उसके जो नत्रजन हमें प्राप्त होते रहते हैं, उनकी जो उर्वरकों पर हमें कार्य करना पड़ता है, नत्रजन को बराबर मात्रा में लाने के लिए, उर्वरकों की क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें जो कार्य करने पड़ते हैं वो हमें नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, वो हमें कार्य करने पड़ते हैं, नहीं करने पड़ते। इसमें हम इस तरीके के फसलों को ले सकते हैं, धान की खेती को ले सकते हैं, दलहन आप ले सकते हैं, दलहन के साथ धान के साथ आप बहुत सारी जो फसल है जो एक बहुफसली खेती के रूप में लिए जाए तो उसको आप लेते हैं, तो यहाँ आपको इस तरीके से क्या प्राप्त होती है, नत्रजन की मात्रा और उर्वरकों के प्रयोग में बचत हो सकती है, कि उनकी जो क्षमता होती है उसको बनाए रखने का कार्य किया जा सकता है। ठीक है, यानी उर्वरक क्षमता को बनाए रखने का हम क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। सहखेती में दलहन की वजह से भूमि पर आवेश प्रभाव पड़ा, जिससे आगामी फसल की उपज बढ़ जाती है। यानी यहाँ क्या होती है, सहखेती में दलहन की वजह से, यानी जो हम दलहन की फसल को बोने का कार्य करते हैं, तो जो दलहन की फसल होती है वो मृदा में नत्रजन की मात्रा को प्रदान करने का कार्य करती है। नत्रजन की मात्रा को क्या करती है, प्रदान करने का कार्य करती है। प्रति हेक्टेयर आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा 40% मात्रा में वो क्या करती है, नत्रजन देने का कार्य करती है। जो दलहन फसल होती है मृदा में दलहन देने का, नत्रजन देने का कार्य करती है। तो इस तरीके से सहखेती में दलहन की वजह से भूमि पर आवेश प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक आवेश प्रभाव पड़ता है, जिससे आगामी फसल की उपज में जो है वृद्धि होती रहती है, लगातार उसे आमदनी में प्राप्त होती रहती है। इस तरीके से ये भी लाभ हमें बहुफसली खेती से प्राप्त होती रहती है। ये होगी आपकी बहुफसली खेती के लाभ। तो इस तरीके से हमें विभिन्न तरीके से क्या होती है कि बहुफसली जो होती है उससे हमें लाभ होती रहती है। नेक्स्ट है आपका बहुफसली खेती के अंतर्गत प्रमुख रूप से 2 फसल के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें आपका एक है क्रमवार फसल उगाना, दूसरा है आपका लगातार फसल उगाना। नाम से पता चल रहा है क्रमवार फसल उगाना। ठीक है, क्रमवार मतलब लगातार एक के बाद एक फसलों को लेकर क्या करना, बुआई का कार्य करना, उगाना, वो आपको क्या कहलाती है, क्रमवार फसल उगाना कहलाती है। इसको अगर इसके बारे में और हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा रेल क्रॉपिंग। ठीक है, रेल क्रॉपिंग के अवधारणा के अनुरूप रिले रेस जो आप क्या करते हैं, खेल खेलते हैं, तो रिले रेस से ली गई है। तो यहाँ जब भी आप इस तरीके के एक रेल क्रॉपिंग की अवधारणा को लेकर आप इस विधि को क्रमवार फसल के माध्यम से फसलों को बुआई करने का कार्य करते हैं। इस विधि में क्या होती है, पूर्ववर्ती फसल की कटाई के पहले ही दूसरी फसल को, जो फसल हमें वहां उगानी है, हमें उस फसल
फसल की बुआई का कार्य करनी है उस वाली फसल की तैयारी कर ली जाती है और इस तरीके की फसल को ही हम क्रमवार फसल कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ फसल हम बोने का कार्य करते हैं जिसमें मक्के की बुआई के पूर्व, मक्के की कटाई के पूर्व हमें कुछ ऐसे फसलों की तैयारी कर लेते हैं जिसमें हमें उसमें फसल बोने का कार्य करना है, तो उस तरीके की फसल को हम ले लेते हैं, पहले से हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। यानी मक्के की कटाई के पहले ही हम दूसरी फसल की क्या कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। और जब मक्के की कटाई कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाती है, तुरंत उसके बाद हम दूसरी फसल को ले सकते हैं, तुरंत हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, दूसरी फसल को ले सकते हैं। तो वो आपकी कहलाती है क्रमवार फसल उगाना। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम यहाँ धान और धान लिए, तो धान के प्रकारों बहुत सारे धान की प्रजाति होती है, उसके स्वरूप हम जैसे कि पहले धान की खेती कर रहे हैं, उसको उसके फसल के कटने के पहले हम दूसरे वहाँ फसल की बुआई का कार्य कर रहे हैं। बुआई की जो संपूर्ण कार्य होती है उसकी हम तैयारी कर लेते हैं और उसको बोने का कार्य कर लेते हैं। मक्का है, मक्का के बाद गेहूं, गेहूं के बाद मूंग, तो इस तरीके से मक्का की कटाई के पहले हम गेहूं को बोने की तैयारी कर लेते हैं, गेहूं को कटाई से पहले हम मूंग को बोने की तैयारी कर लेते हैं। मक्का को बोने के बाद आलू के बाद प्याज, प्याज के बाद भिंडी, तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, एक तैयारी करने का कार्य करते हैं। मतलब क्रमवार फसल वो होती है जिसमें हम पहले फसल की कटाई से पहले हम दूसरी फसल को बोने की तैयारी कर लेते हैं, वो आपकी कहलाती है क्रमवार फसल को उगाना। ठीक है, वो आपको क्या कहलाती है, क्रमवार फसल उगाना। नेक्स्ट है आपका लगातार फसल उगाना। तो ये लगातार फसल जो होती है, क्रमवार फसल उगाने का एक अत्यधिक सघन क्या होती है, विधि होती है, सघन प्रकार होता है, जिसमें जिस तरीके से क्रमवार फसल में एक के बाद एक फसल को हम उगाने का कार्य करते हैं, जिसमें पहले फसल के पकने से पहले हम दूसरी फसल को बोने की तैयारी कर लेते हैं। तो उसी तरीके से लगातार फसल जो होती है उसमें थोड़ी सी अलग तरीके से कार्य होती है। इसमें लगातार फसल जो होती है, इसमें जो फसलों को ली जाती है उसके बीच का जो भाग होता है, ठीक है, इसके अंदर खड़ी फसल जब हम लेते हैं तो खड़ी फसल के बीच का जो कतार होती है उसके बीच में उसकी कटाई से पहले हम दूसरी फसल को लगा देते हैं। उसकी कटाई से पहले हम क्या कर देते हैं, उसकी दूसरी फसल को बोने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके की जो फसल होती है वो आपका लगातार फसल कहलाती है, लगातार फसल को उगाना कहलाती है। ठीक है, लगातार फसल को उगाना कहलाती है। यानी पहली फसल कटी नहीं होती है और हम क्या कर लेते हैं, दूसरी फसल को बो लेते हैं और वो भी साथ में उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का कार्य किया जाता है। तो इस तरीके से एक लगातार फसल होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लगातार का मतलब क्या होता है, लगातार में ऐसे फसलों को लेना है जिसमें पहले फसल की कटाई हुई नहीं है और उनके बीच में कतारों में हम दूसरी फसल को बोने का कार्य करते हैं। उनके बीच की कतारों में हम क्या करते हैं, दूसरी फसल को बोने का कार्य करते हैं। वो आपका कहलाती है क्या, लगातार फसल उगाना। जैसे कि मक्का, आलू और गेहूं हमने ले लिए है, मक्का, आलू और गेहूं। तो यहाँ क्या होती है, जब मक्का है और आलू है तो आलू को जब हम बोने का कार्य करते हैं तो उनके बीच में कतार बनी होती है। उनके बीच में क्या होती है, कतार बनी होती है, एक बीच का भाग खाली होता है। तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों फसलों के कटने से पहले हम गेहूं को बोने का कार्य करते हैं। ठीक है, गेहूं को बोया जाता है, तो कहलाती है आपका क्या, एक लगातार फसल। इसी तरीके से धान के क्षेत्रों में, ठीक है, धान के क्षेत्रों में हम क्या कर देते हैं, धान की फसल कटने से पहले अलसी के पौधों को बोने का कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, अलसी के पौधों को बोने का कार्य करते हैं, अलसी की फसल की जाती है, तो वो भी एक लगातार फसल के तहत आती है। और इस तरीके की जो फसल होती है इसे क्या बोला जाता है, उटेरा खेती में बोने का कार्य किया जाता है। यानी जब भी हम इस तरीके की फसल को बोते हैं तो अधिकतर जो धान की खेती होती है उसी में उटेरा फसल को बोने का कार्य किया जाता है। उटेरा फसल जो होती है वो क्या होती है, इस तरीके से धान की फसल जब हम कर रहे हैं, धान की फसल कार्य कर रहे हैं, तो उसी के बीच में हम क्या कर लेते हैं, एक दूसरी फसल को बोने का कार्य करते हैं। और हम देखते हैं कि जो भूमि है उसमें जब उटेरा फसलों की हम बीजों की छिड़काव का कार्य करते हैं तो भूमि को हम देखते हैं कि नमी है या अच्छे तरीके से नमी है या नहीं। अगर नमी नहीं होती तो उसमें हम उसको नमी करने का कार्य करते हैं। और नमी करने से क्या होती है, जब भी हम उसमें बीजों का छिड़काव करते हैं तो पूरी तरीके से जो बीज है अच्छे से क्या हो जाती है, मिट्टी में चिपक जाती है ना, मिट्टी में क्या हो जाती है, चिपक जाती है। और चिपक जाती से वो बहुत अत्यधिक मतलब जल्दी से उसमें
क्या होने लगती है, अंकुरित होने लगती है। तो इस तरीके से हम उटेरा फसल को भी लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी हम उटेरा फसल को लेने का कार्य करते हैं तो वो सिर्फ धान की खेतियों में ज्यादा उपयोग में लाई जाती है। इस तरीके की फसलों को बोने से पहले हम जब दूसरी फसल को बोने का कार्य करते हैं तो वो आपका एक उटेरा फसल कहलाती है। उसमें नमी वाली जगहों पर बीजों का छिड़काव किया जाता है ताकि वो जो बीज है अच्छी तरीके से वो जो भूमि है, उस मिट्टी है, उस मिट्टी पर वो चिपक सके। तो इस तरीके की खेती को किया जाता है। वो आपका हो जाता है लगातार फसल के तहत उगाना। वो आपका क्या हो जाता है, लगातार फसल के तहत उगाना। तो ये हुई आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया बहुफसली खेती के लाभ और बहुफसली खेती के अंतर्गत जो फसल कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसके तहत आपको बताया गया एक क्रमवार फसल, दूसरा आपको बताया गया लगातार फसल। याद रखिएगा, क्रमवार फसल और लगातार फसल दोनों एक ही तरीके से मतलब कार्य किए जाते हैं, जिसमें क्रमवार फसल में एक के बाद एक फसलों को बोने का कार्य किया जाता है और लगातार फसलों में उससे सघन विधि को अपनाने का प्रयास किया जाता है। यानी इसमें एक के बाद एक, और इसमें जो फसल सह खेती के रूप में उपयोग में लाई जाती है, बहुफसली के रूप में लाई जाती है, उनके बीच में जो जगह बची रहती है उसमें दूसरी फसल को बोने का कार्य किया जाता है। वो आपको कहलाते हैं लगातार फसलों को उगाना। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।